Welcome students. Today I am going to introduce a new topic under insolvency accounting and that is preparation of deficiency account. आज हम आपके सामने में इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें कि हम डेफिशिएंसी अकाउंट यानी कमी के खाता को बनाने या तैयार करने की प्रक्रिया बतलाएंगे। सबसे पहले हम आपको पहले भी बतला चुके हैं, चाहे पीटीए हो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, चाहे पीआईए हो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, दोनों एक्ट में बतलाया गया है कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन के क्रम में हमें दो अकाउंटिंग बना करके प्रेजेंट करनी चाहिए। हर एक इंसॉल्वेंट पर्संस को जो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना चाहता है दो रूपों में अकाउंटिंग प्रेजेंट करना चाहिए। नंबर 1 था हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसकी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, और नंबर 2 है डेफिशिएंसी अकाउंट, इसकी जानकारी हम इस प्रेजेंट वीडियो में देने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बतलाए कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेने के पश्चात जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने जा रहा है उसे डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। अब डेफिशिएंसी अकाउंट क्यों बनाना है और किस लिए और किस पीरियड के लिए बनाना है, तो याद रखना है सबसे पहले जरूरी बात है कि यह व्यवसाय के पूरे जीवन काल के लिए बनता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें व्यवसाय के पूरे जीवन काल में होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को दिखलाया जाता है, चाहे वो नॉमिनल नेचर के ट्रांजैक्शंस के कारण हुआ हो, चाहे कैपिटल और एसेट्स नेचर के ट्रांजैक्शंस के कारण हुआ हो। एंटायर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड अंडर इन डेफिशिएंसी अकाउंट और इन डेफिशिएंसी अकाउंट। कमी के खाते में सभी प्रकार के लॉसेस और प्रॉफिट्स के आइटम को प्रेजेंट किया जाता है और व्यवसाय के पूरे जीवन काल में जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एंड अप टू इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, जितनी भी कमी और फायदे की बातें हैं सभी की अकाउंटिंग हम डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आज तक का जो हम अकाउंटिंग आपको पढ़ाए हैं या मोस्टली जो आप अकाउंटिंग बनाते हैं बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शंस को नहीं, उसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के रजिस्टर में रिकॉर्ड करना बतलाते हैं। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी जो हो रहा है वो बिजनेस नहीं, बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो रहा है और बिजनेसमैन एक दूसरे का अपोजिट नेचर का ट्रांजैक्शंस, अपोजिट एस्पेक्ट्स है, अपोजिट बातें हैं। जब विपरीत स्थिति है और जब विपरीत स्थिति है, अपोजिट पोजीशन है नेचुरली बिजनेस और बिजनेसमैन का, आज तक हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, अब हम इंसॉल्वेंसी बिजनेसमैन की बात करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर अपोजिट नेचर की बातें हैं तो रूल भी अपोजिट नेचर से अप्लाई करेंगे। आज तक लॉसेस के आइटम को हम डेबिट में लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते थे, यहाँ पर जितना भी लॉसेस के आइटम है वो सब राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और प्रॉफिट के आइटम को आज तक रूल कहता था हमारा प्रॉफिट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता था, यहाँ प्रॉफिट नेचर के आइटम को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। कारण स्पष्ट है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट नेचर का पहलू है, अपोजिट एस्पेक्ट है, अपोजिट पक्ष है जिसके लिए हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, इसलिए रूल को अपोजिट तरीके से अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट का स्पेसिमेन होगा वो इस तरीके से। सबसे पहले ये हमारा पार्टिकुलर है, ये अमाउंट्स का कॉलम है, इसी तरीके से ये पार्टिकुलर है, ये अमाउंट्स का कॉलम। लेफ्ट साइड में टू से हम डिनोट करेंगे, अकाउंट है, अकाउंट हेडिंग दिया इसलिए, और राइट हैंड साइड को 22 से डिनोट करेंगे। अभी भी बतलाए प्रॉफिट नेचर जितना भी आइटम है सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, समझने के लिए ये बात बतला रहा है। और लॉस नेचर जितना भी आइटम है उसके अकाउंटिंग का साइड राइट हैंड साइड जस्ट अपोजिट। आज तक हम लॉसेस को लेफ्ट साइड में लिखते थे, हम प्रॉफिट्स को राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले
लिस्ट एच डेफिशिएंसी। याद कीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए थे, वहां के डिफरेंस अमाउंट को हम लिस्ट एच के नाम से लिखे थे, डेफिशिएंसी के नाम से लिखे थे। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, लिस्ट एच का मतलब क्या है? लायबिलिटीज इज मोर देन एसेट्स वैल्यू। एसेट्स का टोटल से लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा है, अधिक है। तो स्वाभाविक तौर पर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाने के बाद उस पार्ट ऑफ लायबिलिटीज का पेमेंट करने से इंसॉल्वेंट पर्सन्स लीगली फ्री हो जाएगा जो एसेट्स के वैल्यू से ज्यादा है। जितना एसेट्स का वैल्यू है उतना तो कोर्ट के द्वारा रियलाइज करके उसका लायबिलिटीज का प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दिया जाएगा और एक्सेस लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पाएगा, उससे वह लीगली फ्री हो जाएगा इंसॉल्वेंट पर्सन्स। इसका मतलब इंसॉल्वेंट पर्सन्स के लिए वो एक्सेस अमाउंट जो है वो फायदे की स्थिति है, उस लायबिलिटीज का उसे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए प्रॉफिट के साइड में लिखेंगे। अगर हमारा लिस्ट एच में लिस्ट एच जो है वो हमारा एसेट्स के साइड में आता है। इफ डिफरेंस लाइज इन एसेट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जस्ट अपोजिट अगर हमारा बाय चांस एक्सेप्शनली ऐसा होगा कि लायबिलिटीज के साइड में डिफरेंस आ जाता है, इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है वास्तव में, लेकिन जैसा कि बताया बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, अगर उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज और बिजनेस का स्थिति है तो नेचुरली एकदम वर्स्ट पोजीशन आने से पहले ही वो डिक्लेरेशन एप्लीकेशन दे देता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेरेशन के लिए एप्लीकेशन दे देता है। और उस कंडीशन में हो सकता है एसेट्स का वैल्यू ज्यादा हो, लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो, मतलब डिफरेंस जो है एसेट्स के साइड में आ जाए। तो अगर ऐसा आता है तो इस ये लॉस नेचर आइटम है, और लॉस नेचर आइटम होने के कारण हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे लिस्ट एच डेफिशिएंसी। इफ डिफरेंस लाइज इन लायबिलिटीज साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इससे अलग कैपिटल, बिजनेस में जो ओनर्स अमाउंट है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। नेचुरली ये बिजनेसमैन का अमाउंट है, बिजनेस के ओनर का अमाउंट है, और बिजनेस के ओनर के लिए फायदे की स्थिति है। हमारा पैसा है तो हमारे लिए फायदे की स्थिति है, इसलिए यहाँ दिखलाएंगे फायदे के प्रॉफिट नेचर आइटम के साइड में दिखलाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन पैसा इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल भी वही लेगा, तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फायदा है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के पूरे जीवन काल में जितना भी प्रॉफिट क्वेश्चन में प्रेजेंट किया गया है हम सभी को प्रॉफिट साइड में दिखाएंगे। और जस्ट अपोजिट ड्राइंग्स का वैल्यू हमारा लॉस नेचर आइटम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लॉस नेचर आइटम है, ये सब बिजनेसमैन पे करेगा बिजनेस में। लॉसेस ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के पूरे जीवन काल में अगर लॉसेस दिखलाया गया है तो लिखेंगे, नहीं दिखलाया गया तो नहीं लिखेंगे। जितना भी दिखलाया गया अप टू इंसॉल्वेंसी डेट, जिस ईयर में जितना लॉस दिया है लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेप्रिसिएशन और डिक्रीज इन एसेट्स। डेप्रिसिएशन और डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में अगर किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन या डिक्रीज है। डाउटफुल डेटर्स, अनरियलाइज्ड अमाउंट, जो पैसा वसूली नहीं होगा वो घाटा है। बैड डेटर्स तो पूरी तरीके से लॉस है। इस तरीके से ऐसी लायबिलिटी जो पास में नहीं थी अभी हो गई तो उसे हम
इंक्रीज इन लायबिलिटीज के नाम से लॉस में दिखलाएंगे। Just opposite, decrease or depreciation in assets, increase or appreciation in assets. एसेट्स के वैल्यू का बढ़ना बिजनेस के लिए फायदा है। फायदा को हम प्रॉफिट नेचर आइटम मान करके प्रॉफिट नेचर आइटम को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लिखेंगे इस तरीके से। जितने भी लॉस नेचर आइटम है राइट हैंड साइड में लिखना है और प्रॉफिट नेचर आइटम को राइट लेफ्ट हैंड साइड में। एट लास्ट अंत में हम टोटलिंग करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, पॉइंट ये है कि टोटल अपने आप हमेशा इक्वल आ जाएगा। अगर हमारा टोटली अपने आप इक्वल आ जाता है इसका मतलब हमने प्रिपेयर सही ढंग से किया है और क्वेश्चन भी हमारा सही है। नहीं अगर आता है मैच नहीं करता है इसका मतलब है या तो क्वेश्चन के देने में गलती हुई है या हमारे प्रिपरेशन में गलती हुई है। तो एक तरीके से प्रूफ हो जाता है करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग का। अगर डेफिशिएंसी अकाउंट का हमारा टोटल मैच कर जाता है तो हम मानते हैं कि सब कुछ हमारा सही है। अगर नहीं मैच करता है इसका मतलब बनाने में कुछ गलती हुई है। अब इसके बाद हम आपके सामने में डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे और उसकी जानकारी उसके क्वेश्चन की मदद से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फिर से बनाना सिखाएंगे या उसको भी प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ डेफिशिएंसी अकाउंट भी हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। अब एक एग्जांपल से हम आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना सिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में डेफिशिएंसी अकाउंट ही सिर्फ क्यों ना बोले, हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बैलेंसिंग फिगर को डेफिशिएंसी में लाना है। इसीलिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और उससे भी पहले लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज के अमाउंट्स को अलग अलग स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। इसलिए लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज के वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट assuming that realized value of stock is 2/3, fixtures 1/2 and shares at par, and 1/3 from doubtful debtors. On 1st January 2017, introduced rupees 3,175 as capital and filled the petition for the insolvency. वो आदमी जो इंसॉल्वेंसी में आ रहा है वो 3,175 रुपीस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी 2017 को और 31 दिसंबर 2019 को वो इंसॉल्वेंसी के लिए प्रेयर पिटीशन दे रहा है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 3 years amounting to 2027। यहाँ जनवरी 17 means 17, 18 और दिसंबर 19 it means 3 years का अभी तक अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ है और इसी के लास्ट में वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। इस बीच में उसका प्रॉफिट है 2027 एंड ड्राइंग्स ₹1000 पर ईयर, कैश ₹115, स्टॉक ये एसेट्स और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन है। कैश ₹115, स्टॉक 510, डेटर्स में गुड है 3490, doubtful 900, bad 750, fixtures 282, shares 250, unsecured creditors ₹6000 है और secured creditors है 1250, value of security है 1750, preferential creditors है 95। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज का अमाउंट क्लियर है, फिर भी हम आपको आंसर में सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज की जानकारी पहले देते हैं। इसमें डिटेल ऑफ लायबिलिटीज अमाउंट्स लिस्ट ए में 2 पार्ट बनेगा, ग्रॉस एक्सपेक्टेड, बी, सी एंड डी। ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट्स, ये हो गया लिस्ट ए, इसमें ग्रॉस और एक्सपेक्टेड रैंक, ये बी लिस्ट है, ये सी है और ये डी।
इस तरीके से एक एक करके लायबिलिटीज के वैल्यू को हम देखते हैं। लायबिलिटीज आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 6000, जैसा कि देख रहे हैं ना, प्रेफरेंशियल एंड सिक्योरिटी है तो ग्रॉस में भी 6000 जाएगा, एक्सपेक्टेड में भी 6000 जाएगा, ये भी जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये है 1250, और सिक्योरिटी अमाउंट है 1750, मींस सिक्योरिटी इज मोर, सिक्योरिटी अधिक है। इसका इसी कारण से ये किस लिस्ट में जाएगा, तो लिस्ट बी में जाएगा। 1250 एंड 1750। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 95 रुपीज से है, जो कि लिस्ट बी में जाएगा करेक्ट। इस तरीके से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 6000 आ गया, 6000 आ गया, यहाँ सेम अमाउंट से आ जाएगा। सिक्योरिटी में 1750, इसमें 95 आ जाएगा। यहाँ 1250 एंड 1750। अब नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये हमारा ग्रॉस लायबिलिटी वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। कॉलम ये लायबिलिटीज आइटम्स को, ये एक्सपेक्टेड टू रैंक, ये एसेट्स का दो पार्ट बनेगा। ये ग्रॉस अमाउंट है, ये हमारा पार्टिकुलर लायबिलिटीज का कॉलम है, ये हमारा एक्सपेक्टेड टू रैंक है, ये एसेट्स है, ये उसका बुक वैल्यू है, ये उसका रियलाइज वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू या रियलाइज वैल्यू। यहाँ आता है लिस्ट ए जो कि है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसका की अमाउंट ग्रॉस और एक्सपेक्टेड दोनों में 6000 है। 6000 से हम शो करेंगे। नेक्स्ट है लिस्ट बी, इसमें आता है हमारा फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें सिक्योरिटी वैल्यू ज्यादा होता है, जो कि इस क्वेश्चन में है 1750। लोन अमाउंट कम होता है, जो कि इस क्वेश्चन में 1500। डिफरेंस बच गया 500, जो कि हमारा 1250 है। लोन अमाउंट है 1250, बच गया हमारा सिक्योरिटी वैल्यू। सिक्योरिटी वैल्यू इज एसेट्स रिकॉर्डेड इन एसेट साइड, सो एज पर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बी, और सरप्लस एज पर कॉन्ट्रैक्ट, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रैक्ट इस साइड में नहीं आएगा। यहाँ लोन अमाउंट आता है, लोन अमाउंट आएगा। लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं। नेक्स्ट है लिस्ट बी डिफरेंशियल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो कि 95 रुपीज से है, और जिससे भी हम एसेट्स के वैल्यू से माइनस कर देते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ नहीं डिफॉल्ट करना है, तो यहाँ बस एक ही वैल्यू आया, वो है हमारा 6000। एसेट साइड में लिखेंगे तो लिस्ट ई, लिस्ट ई में सिक्योरिटी वाला एसेट्स छोड़ देना है, और बुक डेट्स यानी डेटर्स छोड़ देना है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ देना है। बाकी सब एसेट्स को लिख देना है। तो एसेट्स में कैश है 115, कैश का तो रियलाइज वैल्यू भी 115 ही होगा। नेक्स्ट स्टॉक 510, इसका रियलाइज है 2/3, मतलब 340। फिक्चर्स है 282, रियलाइज है 1/2, मतलब 141। नेक्स्ट है हमारा शेयर्स, वो भी सिक्योरिटी में कोई एसेट्स नहीं है, ये सब में से 250, रियलाइज एट पार वैल्यू से है। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट है लिस्ट
एफ, जिसमें डेटर्स आना है। डेटर्स का 3 ग्रुप है, गुड, डाउटफुल, बैड। गुड का वैल्यू है 3490, जैसा कि जानते हैं रियलाइज सेम अमाउंट से होता है। डाउटफुल का वैल्यू है 900, इसका रियलाइज लिखा हुआ है 1/3। डाउटफुल का रियलाइज वैल्यू है यहाँ पे ड्यूरिंग 3 years introduced tokenized capital। doubtful debtors 1/3, 1/3 मतलब 300। नेक्स्ट है बैड अमाउंटिंग रुपीज 750, बैड का रियलाइज वैल्यू 0 होता है। इसके बाद एड सरप्लस एज पर कॉन्ट्रैक्ट 500। इस तरीके से हमारा टोटल ऑफ एसेट्स आ जाएगा 5 1 6 9 5 14 4 18 4 22 और 1 23 23 2 5 7 3 10 14 16 17 20 21 2 2 और 3 5 5136 डिफरेंस जो निकलेगा इसमें माइनस करेंगे लिस्ट डी एज पर कॉन्ट्रैक्ट 95 रुपीज से 516 9 4 13 0। अब 6000 से इसका डिफरेंस निकालेंगे 9 1 10 5 5 10 1 9 10 959 आ गया हमारा लिस्ट एच, मतलब डेफिशिएंसी। इस तरीके से टोटल आ गया 6000। इसके बाद हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। सब कुछ लिखने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद देन डेफिशिएंसी अकाउंट। अकाउंट है तो पार्टिकुलर अमाउंट के नाम से कॉलम बनेगा। डेबिट के लिए हम 2 लिखेंगे, क्रेडिट के लिए 5 लिखेंगे। particulars amounts in rupees। और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक जाएंगे, एक एक आइटम को माइन्यूटली देखेंगे। जहां कहीं भी फायदा नजर आएगा प्रॉफिट के साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। लॉसेस नजर आएगा तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जैसे ऊपर बनाए तो सबसे पहले हमारा आ गया लिस्ट एच, डेफिशिएंसी, लिस्ट एच और डेफिशिएंसी 959। फिर कैपिटल है इस क्वेश्चन में, कैपिटल का अमाउंट है 3175। प्रॉफिट्स है तीनों साल का टोटल कंबाइंड प्रॉफिट दिया हुआ है 2027। ड्राइंग्स है 1500 पर ईयर और यहाँ टोटल 3 इयर्स, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 4500। लॉस तो है नहीं, डायरेक्ट बिजनेस का कोई लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉस इन स्टॉक है 170, लॉस इन फिक्चर्स है 141 और लॉस इन डाउटफुल डेटर्स है हमारा 600 और बैड डेटर्स है 750। तो 1350 रुपए। इस तरह से डेफिशिएंसी अकाउंट की टोटलिंग अगर हम करें तो आ जाता है 1549716, 1 कैरी 1 और 3 4 1 5 1 6 5 11, 1 कैरी 5 और 1 6 6161 लाख। इधर आपका प्रॉफिट साइड में भी टोटल है 6161 और लॉस के साइड में भी टोटल है 6161। इस तरीके से अगर आपका प्रिपरेशन सही है, क्वेश्चन सही है, तो हम देखते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। मैच कर गया इसका मतलब हम बिल्कुल सही बनाए हैं और हमारा क्वेश्चन भी जो दिया गया वो सही रूप में दिया गया है। इस तरीके से हम आपको फिर से बातों को बतला दें कि रिलेवेंट वीडियो को देख करके उससे रिलेटेड
उससे रिलेटेड आपके बुक में कोई भी बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी बात को कमेंट में रखिए, हम डिटेल में विस्तार से उस कमेंट के या आपकी समस्याओं का समाधान प्रेजेंट करेंगे, पेश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिचित के बीच में, अपने सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। थैंक यू।